इस मूवी में हमें जॉश और उसकी बहन एमा की कहानी दिखाई गई है, जहां एमा के अंदर कुछ खास तरह की शक्तियां हैं, जिनके प्रयोग से उसने कई लोगों को आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया था। अब उसकी इसी शक्तियों के कारण एक रहस्यमय शख्स जो हमेशा हेलमेट लगाए रहता था, वो उसके पीछे पड़ गया। अब आखिर वो शख्स एमा से क्या चाहता है और क्या जॉश उस शख्स से एमा को बचा पाएगा? पर एक्सप्लेनेशन की शुरुआत करने से पहले दोस्तों, वीडियो को लाइक, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। इससे मुझे बहुत मदद मिलती है। मैंने मेरे तरफ से मेहनत कर दी है वीडियो बनाने की। आप भी बस कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब करके मेरा मनोबल बढ़ा सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस मूवी के एक्सप्लेनेशन से। अब इस फिल्म की शुरुआत में हम जॉश नाम के एक आदमी को हॉस्पिटल में देखते हैं, जहां कुछ फ्लैशबैक के जरिए हमें ये दिखाया जाता है कि वो इस हॉस्पिटल में अपनी बहन को एडमिट करवाने लाया था, क्योंकि उसकी बहन एमा ने आत्महत्या करने की कोशिश की थी। तभी जॉश देखता है कि उसके बगल में बैठी एक महिला अचानक से अपने हाथ की नस काट रही थी, जो देखकर वो नर्स को मदद के लिए बुलाता है, लेकिन वहाँ कोई नर्स नहीं आती। फिर उसकी नजर पास ही मौजूद और लोगों पर भी जाती है, जो उस महिला की तरह अपने हार्ट की नस काट रहे होते हैं, जो देखकर जॉर्ज परेशान हो जाता है। अब इसके बाद वो खुद ही नर्स के पास जाकर उसे उन लोगों की मदद करने को कहता है, लेकिन वो नर्स खुद भी अपने हाथ की नस काट रही होती है, जिस पर अब वो बिना देरी के अपने बहन के पास जाता है। पर यहाँ उसकी बहन एमा ने भी अपनी हाथ की नस काट रखी थी। और अब इस सीन को देखकर हम समझ पाते हैं कि एमा में कुछ खास तरह की साइकिक शक्तियां है, जिसकी वजह से बाकी लोगों ने भी ठीक उसी तरह अपनी हाथ की नस काट ली थी। फिर सीन शिफ्ट होकर एक हेलमेट वाले शख्स की तरफ मुड़ती है, जो न्यूज़पेपर में एक प्रीस्ट के द्वारा 2 अनाथ बच्चों को गोद लिए जाने की खबर पढ़ रहा था, लेकिन ये खबर काफी पुरानी थी। वहीं दूसरे न्यूज़पेपर में ये खबर छपी थी कि उन बच्चों के पिता की मौत कार दुर्घटना में हो गई थी, जिसके साथ वो पिछले दिन का न्यूज़पेपर भी पढ़ता है, जिसमें एक साथ कई आत्महत्या करने का प्रयास करने की खबर छपी थी। अब इसी न्यूज़पेपर में उस शख्स ने चर्च के प्रीस्ट की तस्वीर पर क्रॉस का निशान बनाया हुआ था, जो इस बात की तरफ इशारा करता है कि शायद वो उस प्रीस्ट को जान से मारने वाला है। फिर आगे हमें वो प्रीस्ट दिखाया जाता है, जिसे उस हेलमेट वाले शख्स ने एक कुर्सी पर बांध रखा है, जो उस प्रीस्ट से उन अनाथ बच्चों के बारे में सवाल करता है, जिन्हें प्रीस्ट ने काफी सालों पहले गोद लिया था। लेकिन वो प्रीस्ट उन दोनों बच्चों के बारे में कोई जानकारी नहीं देता, जिस पर वो अनजान शख्स कहता है कि यदि तुम मुझे उनके बारे में नहीं बताओगे तो मैं खुद ही उन्हें ढूंढ लूंगा। जो ऐसा कहकर वो उस प्रीस्ट को जान से मार देता है। अब अगले सीन में हम एमा और जॉर्ज को देख पाते हैं, जहाँ एमा काफी परेशान होती है और उसके परेशान होने की वजह से आसपास की लाइट्स भी फ्लिकर होने लगती है, जिसी के साथ एक कप भी जमीन पर गिरकर टूट जाता है। तब जॉस उसे शांत करने का बहुत प्रयास करता है, लेकिन वो शांत नहीं हो रही थी, जिस पर अब पीछे से डेरेक नाम का आदमी आकर एमा को एक इंजेक्शन लगा देता है, जिससे अब वो शांत पड़ जाती है। लेकिन इस इंजेक्शन की वजह से उसकी नाक से अब खून बहने लगता है। फिर एमा जॉस से बताती है कि उसका ब्लैक पेंट खत्म हो गया है, जिस पर जॉश अब उसे ब्लैक पेंट लाने का आश्वासन देकर उसके कमरे से बाहर चला जाता है। अब बाहर आते ही डेरेक जॉस से बताता है कि अगर ऐसा चलता रहा तो एमा ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह पाएगी, क्योंकि हर गुजरते दिन के साथ एमा के इंजेक्शन की डोसेज बढ़ानी पड़ रही है, और इतने हाई डोसेज की वजह से उसकी नाक से खून भी आने लगा है। वो आगे जॉश को समझाता है कि यदि वो एमा की हालत में सुधार चाहता है तो उसे किसी अच्छे डॉक्टर से एमा का इलाज करवाना पड़ेगा, जिसी के साथ वो जॉश को एक डॉक्टर भी सजेस्ट करता है। लेकिन जॉश इस बात के लिए मना कर देता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि बाकी लोग एमा की शक्तियों के बारे में जान पाए, वरना वो उसकी शक्तियों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर देंगे। अब उन दोनों की बातों से हम समझ पाते हैं कि जॉश ने डेरेक को एमा की देखभाल के लिए रखा हुआ है, जिसके लिए वो डेरेक को पैसे भी देता है। फिर इसके बाद जॉश एक कब्रिस्तान चला जाता है, जहाँ हेलमेट वाला शख्स उसके ऊपर नजर बनाए हुए था, जबकि जॉश अपने पास के बारे में याद कर रहा होता है। फिर हम फ्लैशबैक में देख पाते हैं कि जॉश के पिता की मृत्यु के बाद वो उस प्रीस्ट के साथ अपने पिता की कब्र पर आया होता है, जहाँ थोड़ी दूर पर एमा भी खड़ी थी। यहाँ जॉश और प्रीस्ट के बीच एंजल्स और डीमंस के बारे में कुछ बातें होती है। दरअसल जूनियर जॉश उनसे ये बातें इसलिए कर रहा था क्योंकि उसे ऐसा लगने लगा था कि एमा के अंदर कुछ शैतानी शक्तियां है, जिस पर अब प्रीस्ट जॉश को समझाते कि तुम्हें अपनी बहन का ख्याल रखना होगा, ताकि वो अपनी शक्तियों का गलत प्रयोग ना करे। वहीं इस फ्लैशबैक के बाद ये मूवी वापस से प्रेजेंट टाइमलाइन में आ जाती है, जहाँ जॉर्ज डेरेक को कुछ पैसे दे रहा होता है ताकि वो एमा के लिए कुछ दवा और इंजेक्शन ले आए, जबकि यहाँ भी वो हेलमेट वाला शख्स जॉर्ज पर नजर बनाए हुए था। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ अमेंडा नाम की लड़की एक लॉन्ड्री में अपने कपड़े धुल रही होती है, लेकिन उसके पास चेन ना होने के कारण वो पास से बैठे जॉर्ज से चेन मांगती है, जिस पर जॉर्ज बताता है कि उसके पास कोई चेन नहीं है। इतने में फिर एक आदमी वहाँ आकर एमा की मदद करता है, लेकिन लॉन्ड्री से बाहर निकलते ही वो आदमी अमेंडा से बदतमीजी
बदतमीजी करने लगता है, जो देखकर जॉश उस आदमी को ऐसा करने से रोकता है। लेकिन वो आदमी अपने दो साथियों के साथ मिलकर जॉश को पीटना शुरू कर देता है। अब इस जगह पर भी हम उस हेलमेट वाले शख्स को देख पाते हैं, जो दूर खड़े जॉश को मार खाते देख रहा था। तभी जॉर्ज जो अब तक काफी मार खा चुका था, वो मार खाने की वजह से गुस्से में आ जाता है, जिससे अब आसपास की लाइट्स फ्लिकर होने लगती है, जिससे हम समझ पाते हैं कि उसके अंदर भी एमा की तरह कुछ शक्तियां है, लेकिन उसकी शक्तियां एमा से काफी कमजोर है। जिसी के साथ जॉर्ज को एमा के विजन्स आते हैं, जिसमें उसे ऐसा लगता है मानो वो खुद ही अपनी बहन को पानी में डुबोकर मार रहा हो। हालांकि उसने एमा को मारने की कभी कोशिश ही नहीं की थी, पर फिर भी उसे ऐसे विजन्स आ रहे थे, जिनकी वजह से आसपास की लाइट्स और तेजी से फ्लिकर करने लगती है, जो देखकर वो तीनों आदमी जो जॉश को पीट रहे थे वहाँ से डरकर भाग निकलते हैं। अब इसके बाद ये सीन यहीं कट होकर जॉश के ट्रक हाउस की तरफ मुड़ जाती है, जहाँ उसके साथ अमेंडा भी होती है, यानी कि वो दोनों रिलेशनशिप में आ चुके हैं। यहाँ वो अमेंडा को ट्रक हाउस में ही सोता हुआ छोड़कर एमा के पास चला जाता है। दरअसल जॉश ने एमा को दुनिया की नजरों से छिपाने के लिए एक सीक्रेट जगह पर रखा था, जिस जगह के बारे में सिर्फ उसे और डेरेक को ही पता होता है। डेरेक जो कि एमा की खराब हालत को लेकर काफी चिंतित था, वो एक बार फिर से जॉश को समझाता है कि उसे किसी अच्छे डॉक्टर से एमा का इलाज करवाना चाहिए, लेकिन जॉश अब भी उसकी बात नहीं मानता। फिर वो एमा को उसका ब्लैक पेन देकर उसे बातें करने लगता है। तब एमा नोटिस करती कि उसके हाथ पर चोट का निशान है, जो देखकर वो उससे सवाल करती है कि क्या तुम फिर से फाइटिंग करने लगे हो। जहाँ अब हम देख पाते कि वो पैसे कमाने के लिए इलीगल फाइट्स लड़ता है, जिसमें वो दूसरे फाइटर को बुरी तरह से हराकर काफी सारे पैसे कमा लेता है। लेकिन इस पूरी फाइट के दौरान उसे लगातार एमा के विजन आ रहे होते हैं, जहाँ एमा ने अपने हाथ की नसें काट रखी होती है। अब इसके बाद जब जॉश अपनी कार से कहीं जा रहा था, तो वो रहस्यमयी हेलमेट वाला शख्स उसका रास्ता रोकते हुए उससे एमा के बारे में पूछता है, जिस पर अब जॉश गुस्से में उसके ऊपर हमला कर देता है। लेकिन वो हेलमेट वाला शख्स कोई आम इंसान नहीं था, बल्कि उसके पास भी एमा की तरह कुछ खास शक्तियां थी, जिनका प्रयोग करके वो जॉश को एक ही बार में धाराशायी करके वहाँ से निकल जाता है। अब इस घटना के बाद हम जॉश को वापस से एमा के पास देखते हैं, जहाँ एमा ने अपने कमरे की दीवार पर बहुत सी पेंटिंग्स बनाकर लटका दी थी। वो उसे बताती कि उस दिन हॉस्पिटल में जो वो मुझे ठीक से याद नहीं, लेकिन मुझे उन लोगों के चेहरे अच्छे से याद है। जिस पर अब जॉर्ज दीवारों पर लगी पेंटिंग्स को देखता है, जो उन्हीं लोगों की थी जिन्होंने उस दिन हॉस्पिटल में अपने हाथ की नस काट ली थी। तब जॉर्ज तय करता है कि वो एमा का इलाज किसी अच्छे डॉक्टर से करवाएगा। इसलिए अब हम उसको डेरेक के साथ एक पुल पर देखते हैं, जहाँ डेरेक ने डॉक्टर मेलकॉम को बुलाया होता है। फिर वो लोग मेलकॉम के चेहरे को एक कपड़े से ढककर उसे एमा के पास ले जाते हैं, ताकि वो उसका इलाज कर सके। दरअसल डॉक्टर मेलकॉम एक साइकोलॉजिस्ट होते हैं, जिसे डेरेक ने इसलिए बुलाया था ताकि वो एमा को उसकी शक्तियों पर कंट्रोल करने में मदद कर सके, क्योंकि एमा का अपनी शक्तियों पर कोई काबू नहीं था, जिस कारण उसे हैवी सेडेटिव्स दिए जा रहे थे, और इन्हीं सेडेटिव्स की वजह से वो बीमार होती चली जा रही थी। दूसरी तरफ हम जॉश और एमांडा को ट्रक हाउस के बाहर देखते हैं, जहाँ एमांडा जॉश से पूछती कि तुम्हारे वॉलेट में जिस लड़की की तस्वीर है, क्या वो तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड थी। जिस पर जॉर्ज बताता है कि वो मेरी बहन एमा है, जो दूसरे शहर में रहती है। फिर कुछ देर बातें करने के बाद वो लोग ट्रक हाउस के अंदर चले जाते हैं, जहाँ रात के समय जॉश एमांडा को वहीं सोता हुआ छोड़ जंगल की ओर निकल पड़ता है। वहीं इस तरफ मेलकॉम एमा को अपने एक पेशेंट के बारे में बता रहा था, जिसकी साइकिक शक्तियाँ काफी खतरनाक थी, लेकिन उसने समय के साथ अपनी शक्तियों पर काबू पा लिया, और ऐसा कहकर वो एमा को एक बॉल देकर उसके कमरे से बाहर चला जाता है। दरअसल उसने एमा को ये बॉल इसलिए दी थी ताकि वो उस बॉल पर अपनी शक्तियों का प्रयोग करे, जिससे वो उन शक्तियों को कंट्रोल करना सीख सके, लेकिन वो ऐसा नहीं करती। इधर नींद खुलने पर जब अमेंडा को जॉश कहीं नहीं मिलता, तो वो भी ट्रक हाउस से निकलकर जंगल की ओर निकल जाती है, जहाँ काफी आगे जाने पर उसे एक आदमी मिलता है, जो उससे सवाल करता है कि आखिर इतनी रात में तुम इस जंगल में क्या कर रही हो। जिस पर अमेंडा बताती कि मैं अपने दोस्त को ढूंढ रही हूँ, जो पास ही के एक ट्रक हाउस में रहता है। इस पर अब वो आदमी उससे सवाल करता है कि क्या तुम जॉश की बात कर रही हो, जो ऐसा कहकर अब वो अमेंडा को बताता है कि जॉश के पास एक अंडरग्राउंड बंकर है, और वो शायद उसी में चला गया होगा। जिसके बाद अब वो अमेंडा को जंगल में अकेले ना घूमने की सलाह देकर वहाँ से चला जाता है, जबकि अमेंडा को जंगल में घूमते उस बंकर में जाने का दरवाजा मिल ही जाता है। और इससे पहले कि उसमें जा पाती, वहाँ जॉश आकर उसे सवाल करता है कि आखिर तुम जंगल में क्या कर रही हो। इस पर अमेंडा बताती है कि मैं तुम्हें ढूंढते हुए आ गई हूँ। जिस पर अब जॉश उसे लेकर वापस से ट्रक हाउस में चला आता है। अब अगले दिन हम वेलकम को वापस से
एमा के पास देखते हैं, जहाँ उसके लाख समझाने पर भी जब एमा अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं कर पाती तो उस पर हाथ उठा देता है ताकि एमा बेकाबू होकर अपनी शक्तियों का प्रयोग करे। लेकिन वो बेकाबू होने के बजाय रोने लगती है। तब मैल्कम उसे गुस्सा दिलाने के लिए ये कहता है कि तुम्हारा भाई जॉर्ज तुम्हें हमेशा इस बंकर में ही कैद करके रखता है ताकि तुम बाहर की दुनिया ना देख पाओ, जिससे तुम हमेशा के लिए इसी बंकर में रह जाओगी। अब उसके इतना कहने पर उसे गुस्सा तो नहीं आता, बल्कि जॉर्ज जो कि जंगल में लकड़ी काट रहा था उसे अचानक से एमा नजर आती है, जिससे वो समझ जाता है कि एमा उसे टेलीपैथिकली संपर्क कर रही है। यहाँ जॉर्ज को फिर से हॉस्पिटल का सीन नजर आने लगता है, इसलिए वो बिना देरी के एमा के पास जाता है, जहाँ एमा के चेहरे पर थप्पड़ का निशान देखते ही उसे सारी बात समझ आ जाती है कि उसे मैल्कम नहीं मारा है। इस पर अब वो मैल्कम की बुरी तरह से पिटाई करके उसको वापस से पुल पर छोड़ आता है। दूसरी तरफ अमेंडा जिसे जंगल में वो बंकर मिला था वो उस बंकर में जाती है, जबकि इस तरफ हम जॉर्ज को फाइट करते देखते हैं, जहाँ वो पहले फाइटर को तो बड़ी आसानी से हरा देता है, लेकिन तभी उससे लड़ने के लिए वो हेलमेट वाला शख्स वहाँ आता है जो जॉर्ज पर भारी पड़ रहा था। इधर अमेंडा को एमा मिल जाती है जिसने अपनी शक्तियों से बॉल को हवा में उठा रखा था। वहीं उस तरफ फाइट के दौरान जब वो हेलमेट वाला शख्स जॉर्ज को पीट रहा होता है तो इसका असर एमा पर भी होता है, जिससे हम समझ पाते हैं कि वो दोनों भाई बहन आपस में जुड़े हुए हैं और वो दोनों एक दूसरे के दर्द को महसूस भी कर सकते हैं। यही वजह थी कि जब जॉर्ज को गुस्सा आया तो वो आसपास की लाइट्स फ्लिकर करने लगी थी। अब आगे हम वापस से एमा को देखते हैं जिसका उसकी शक्तियों पर से काबू छूट चुका था, इसलिए वो अमांडा को मारने के लिए आगे बढ़ती है। लेकिन सही समय पर डेरेक वहाँ जाता है जिसकी हाथ में एमा का इंजेक्शन था, पर वो उसे इंजेक्शन लगा पाता इससे पहले एमा उसका गला दबाकर उसे जमीन से ऊपर उठा देती है, जिससे डेरेक का दम घुटने लगता है। तभी फिर उसे अपने बचपन का एक विजन नजर आता है जिसमें वो अपने पिता और भाई के साथ एक कार में बैठी हुई थी। यहाँ वो जॉर्ज से अपना खिलौना मांग रही होती है, लेकिन जॉर्ज उसका खिलौना नहीं देता, जिस कारण उसे गुस्सा आ जाता है और फिर वो उसी गुस्से में आसपास की चीजें तोड़कर बिखेरने लगती है। अब ऐसा होने की वजह से उनकी कार बेकाबू होकर किसी चीज से टकरा जाती है जिसमें उसके पिता मारे जाते हैं, लेकिन वो मरने से पहले जॉर्ज को एमा का ख्याल रखने की जिम्मेदारी दे जाते हैं। जिस विजन को देखने के बाद एमा डेरेक को छोड़कर अपने कमरे से बाहर चली आती है, जबकि दूसरी तरफ जॉर्ज देखता है कि वो हेलमेट वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि मैल्कम ही है। दरअसल मैल्कम ने एमा को जिस पेशेंट की कहानी सुनाई थी वो कहानी उसकी खुद की थी, यानी कि वो बचपन में अपनी शक्तियों का ठीक तरह से प्रयोग नहीं कर पाता था, लेकिन समय के साथ उसने अपनी शक्तियों पर कंट्रोल करना सीख लिया। और जब उसे हॉस्पिटल वाली खबर पता चली जिसमें एक साथ बहुत सारे पेशेंट्स ने अपने हाथ की नस काट ली, तो वो उसी दिन से एमा की तलाश में निकल पड़ा, क्योंकि उस दिन हॉस्पिटल में जितने पेशेंट्स मौजूद थे उसमें से सिर्फ एमा ही गायब थी, क्योंकि उस आत्महत्या वाली घटना के बाद जॉर्ज उसे लेकर बंकर में चला आया था। यहाँ मैल्कम जॉर्ज को छोड़ देता है क्योंकि उसे तो सिर्फ एमा से मतलब था, इसलिए जॉर्ज बिना देरी के बंकर में आता है जहाँ उसको अमांडा मिलती है। अमांडा अब जॉर्ज से कहती है कि मैं पुलिस को तुम्हारी बहन के बारे में खबर करने जा रही हूँ क्योंकि उसने मुझे मारने की कोशिश की। फिर वो डेरेक की तरफ इशारा करके बताती है कि तुम्हारी बहन ने इस आदमी को तो लगभग मार ही दिया था। जो सुनकर अब जॉर्ज अमांडा को समझाता है कि एमा का अपने शक्तियों पर काबू नहीं है, इसलिए वो पुलिस में इस बात की खबर ना करे। अब काफी समझाने पर अमांडा उसकी बात मान जाती है, जिसके बाद अब जॉर्ज अकेले जंगल में एमा की तलाश में निकल जाता है, जबकि अमांडा भी बंकर से निकलती अपने घर की तरफ जाने लगती है, जहाँ रास्ते में उसे एमा मिल जाती है जो अमांडा को मारने ही वाली थी कि तभी वहाँ जॉश आ जाता है। वहीं इस तरफ मैल्कम ने पुलिस को एक खबर दे दी थी कि जंगल में एक महिला ने अमांडा को मारने की कोशिश करी है, पर उसे ये बात कैसे पता चली कि एमा ने ऐसा कुछ नहीं किया है, तो इसका जवाब ये है कि मैल्कम के पास भी साइकिक शक्तियां है, जिसकी मदद से वो समझ गया था कि एमा ने ऐसा कुछ किया है। वहीं इधर एमा जॉश और अमांडा को कुछ विजन दिखाती है जिससे अमांडा को लगता है कि वो बंकर में है। तब जॉश उसे समझाता है कि ये सब एमा कर रही है, इसलिए तुम बस शांत रहो वरना वो तुम्हारे दिमाग को अपने कंट्रोल में ले लेगी। इतने में फिर वहाँ दो पुलिस वाले आ जाते हैं जो एमा, जॉश और अमांडा को अपना हाथ ऊपर करने को कहते हैं, लेकिन एमा ऐसा नहीं करती बल्कि वो लगातार आगे बढ़ती जा रही थी। इस पर अब जॉश उसे रोकने के लिए खुद आगे बढ़ता है, जो देखते ही एक पुलिस वाला जॉश को खतरा समझकर उसे गोली मार देता है। अब अपने भाई को ऐसी हालत में देख एमा गुस्से में उन दोनों पुलिस वालों को अपनी शक्तियों का प्रयोग करके दूर फेंक देती है, जिससे वो दोनों भी बेहोश हो जाते हैं। फिर वो जॉश को देखती है जिस पर गोली का असर नहीं हुआ था, लेकिन गोली के झटके की वजह से वो नीचे आ गिरा था। तभी वहाँ मैल्कम आकर एमा से कहता है कि तुम इस तरह से अपनी शक्तियों पर काबू नहीं पा सकती, बल्कि तुम्हें तो अमांडा को मार देना चाहिए था और साथ ही इन पुलिस वालों को भी। जो ये सब कह ही रहा था कि तभी एमा अपनी शक्तियों का प्रयोग करके मैल्कम को आदेश देती है कि वो खुद को गोली मार ले, और अब ऐसा कहकर वो अमांडा और जॉश के साथ वहाँ से चली जाती है। फिर मूवी के आखिरी सीन में हम मैल्कम को बंदूक के साथ देखते हैं
जहाँ एक गोली उसके सिर के पास तैर रही थी, जिसका मतलब ये है कि उसने अपनी शक्तियों से गोली को तो रोक लिया, लेकिन एमा की शक्तियों की वजह से उसे खुद पर गोली चलानी पड़ी। जिसी सस्पेंस के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। अब इस एक्सप्लेनेशन के बाद आपके मन में कई सारे सवाल आ रहे होंगे, जैसे कि मैल्कम को एमा की तलाश क्यों थी। तो इसका जवाब ये कि वो भी शुरू में अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं कर पा रहा था, लेकिन बाद में उसने अपनी शक्तियों को काबू करना सीख लिया। लेकिन वो इन शक्तियों के चलते थोड़ा पागल सा हो चुका था, और इस बार का सबूत हमने उसी समय देख लिया जब मैल्कम ने एमा की शक्तियां देखने के लिए उस पर हाथ उठाया था, जिसके लिए उसने प्रीस की भी जान ली। वो अपने पागलपन के चलते एमा की शक्तियों को भी बाहर लाना चाहता था, या यूं कहे कि वो एमा की शक्ति से ऑब्सेस्ड हो चुका था, इसलिए वो शुरू से ही एमा की तलाश में था। जिस सब में उसने प्रीस की भी जान ले ली। दूसरा सवाल ये कि आखिर जॉर्ज पर गोली का असर क्यों नहीं हुआ। तो इस सवाल का दो जवाब हो सकता है। पहला ये कि उसे एमा ने बचा लिया था, और दूसरा जवाब ये कि जॉर्ज में भी एमा की तरह थोड़ी बहुत शक्तियां थी, इसलिए उसने जानबूझकर या अनजाने में अपनी शक्तियों का प्रयोग करके उस गोली को रोक लिया। वहीं आखिरी सवाल ये कि क्या एमा अपनी शक्तियों पर कंट्रोल करना सीख पाई। तो इस बात का जवाब हमें मूवी के आखिरी सीन में मिलता है, जहां उसने अपने मर्जी से उन शक्तियों का प्रयोग किया था, यानी कि अब वो अपनी शक्तियों का अच्छे से प्रयोग कर सकती है। और आज के वीडियो में इतना ही। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।